हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के इस सेशन में जैसा कि आप सभी को पता है, हम 15 फरवरी के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को आराम से देखिए, पूरे सेशन को आराम से देखिए। पीडीएफ ले लेना, क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का देखिए, हाल ही में प्रेसिडेंट रूल किस राज्य में लागू किया गया है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी एग्जाम में इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। देखिए, प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो हाल ही में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है मणिपुर राज्य में। आपको मैंने कुछ सेशंस पहले बताया था कि मणिपुर के जो वहां के सीएम है एन बीरेन सिंह, उन्होंने 9 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद देखिए, मणिपुर में क्योंकि लगातार हिंसा है और वहां की जो गवर्नमेंट है उस हिंसा को अभी तक रोक नहीं पाई है। 2023 से वहां पर जो घरेलू हिंसा है, पूरा राज्य चपेट में है। तो एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और अब फाइनली वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यपाल की सिफारिश पर। अच्छा, अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है तो कौन सा आर्टिकल वहां पर लगाया गया है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल का प्रेसिडेंट ने यूज किया, ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हो जाता है आर्टिकल 356। आपको पता है जो आपातकालीन शक्तियां हैं प्रेसिडेंट की, अगर हम उनकी बात करते हैं तो आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है। और आर्टिकल 360 की अगर हम बात करते हैं तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो यहां पर अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो मणिपुर में लगाया गया है भारत की प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है ना, यह है हमारा मणिपुर, पूर्वोत्तर राज्य है भारत का। तो देखिए, यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी उल्लंघन हो रहा था। जो बीजेपी के अलायंस थे उन्होंने अपना बहुमत खींच लिया था और गवर्नमेंट वैसे भी गिरती। उससे पहले ही एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यहां पर देखिए, 10 फरवरी से बजट सेशन शुरू होने वाला था और वहां की देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 174, जो कि विधानसभा के टाइम पीरियड की बात करता है और यह कहता है कि भैया जो विधानसभा के दो सदन की जो बैठक है ना, 2 बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब मणिपुर में जो विधानसभा आखिरी सत्र लगा था वो अगस्त में लगा था, उसके बाद से 6 महीने का टाइम पीरियड खत्म होना था ये, और उससे पहले ही सीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इसके बाद विधानसभा का सत्र तो लग नहीं पाता, तो यहां पर 6 महीने से ज्यादा का गैप भी हो रहा था, तो कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन हो रहा था। इसीलिए भी राज्यपाल की सिफारिश पर प्रेसिडेंट ने यहां पर लगाया है प्रेसिडेंट रूल। भारत की प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? यह है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 का इन्होंने यूज किया है। देखिए, राज्य सरकार तो नाकाम रही। अब यहां पर डायरेक्ट कंट्रोल आता है किसके हाथ में? राष्ट्रपति के हाथ में। राष्ट्रपति यहां पर संचालित करेंगे अब पूरे राज्य को, और राज्य के जो सब्जेक्ट है उस पर अब पावर मिल जाती है कानून बनाने की, अभी के लिए किसके पास? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, वहां की जो विधानसभा है, वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको अभी सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन में या तो सस्पेंड हो जाएगी या फिर उसे भंग किया जा सकता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन लागू करने का कारण 174 के सब क्लॉज 1 में देखने को मिलता है कि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए विधानसभा में 2 सत्र के बीच में। यहां पर आखिरी जो सेशन लगा था वो हमको देखने को मिलता है 12 अगस्त 2024 को। अब यहां पर एन बीरेन सिंह ने जब पहले इस्तीफा दे दिया तो संवैधानिक संकट था, तो आर्टिकल 356 को यहां पर लगा दिया गया। तो आर्टिकल 356 तो आपको समझ में आ गया, राज्य में संवैधानिक तंत्र ही फैले क्योंकि विधानसभा की बैठक नहीं आ पाई। आर्टिकल 357 की बात करें तो राष्ट्रपति को राज्य के लिए आवश्यकता होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी मिल जाती है। राष्ट्रपति शासन लगाए, राज्य में कोई अर्जेंट कानून चाहिए तो अब अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति। अगर नहीं होता
प्रेसिडेंट रूल, तो फिर आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती किसके पास? राज्यपाल के पास। लेकिन राष्ट्रपति शासन में यह पावर किसके पास आ जाता है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया तो जो राज्यपाल है ना, अब वो राज्य का प्रमुख ना होकर राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, 365 भी एक आर्टिकल है जो आपको समझना चाहिए। अगर राज्य सरकार केंद्र के आदेश का पालन नहीं करती तो भाई ये भी कॉन्फ्लिक्ट है राज्य और केंद्र के बीच में, क्योंकि केंद्र पावरफुल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, केंद्र को ज्यादा पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर राज्य बात नहीं मानता तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है इस आधार पर कि भैया वहां की सरकार काम करने में समर्थ नहीं है, इसलिए केंद्र की नहीं सुन रही। तो आर्टिकल 365 का ये प्रॉब्लम है, लेकिन राष्ट्रपति शासन 356 के तहत ही लगेगा। ओके, अब राष्ट्रपति द्वारा घोषित प्रेसिडेंट रूल को संसद में 2 महीने के अंदर पारित करवाना आवश्यक होता है, मंजूरी लेनी पड़ती है। और अगर मंजूरी मिल जाती है तो राष्ट्रपति शासन चलता है किसी भी राज्य में 6 महीना प्रारंभिक अवधि है, लेकिन अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। 6-6 महीने में पार्लियामेंट में इसे बार बार मंजूर करवाना पड़ेगा। यह है अप्रूवल और ड्यूरेशन किसकी? प्रेसिडेंट रूल की किसी भी राज्य में। प्रभाव क्या होता है, इंपैक्ट क्या पड़ता है? तो राज्य की असेंबली की शक्तियां संसद को ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर जो मिनिस्टर रहती है, मंत्री परिषद जो होती है वो यहां पर डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है। असेंबली या तो सस्पेंड हो जाएगी या भंग कर दी जाएगी। संसद राज्य के कानून और बजट को पारित करने का पावर पार्लियामेंट के पास आ जाता है। तो अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट रूल लगा वो कहां पर? मणिपुर में लगाया गया। ठीक है, इनकम टैक्स बिल 2025 किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा, रिप्लेस करेगा? तो इनकम टैक्स बिल 2025 की बात करते हैं तो एक पुराना बिल चल रहा है अभी तक, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये जो इनकम टैक्स बिल है 2025 का, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करने वाला है। हाल ही में लोकसभा में नए इनकम टैक्स बिल को रखा गया है। जो बजट आया था, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो बजट लेकर आई थी, उसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि हम नेक्स्ट वीक लेकर आएंगे इनकम टैक्स, नया इनकम टैक्स बिल। तो कुछ चीजों को यहां पर चेंज किया गया है। इन शॉर्ट कहें तो जो इनकम टैक्स के पुराने प्रावधान हैं उनको और ज्यादा इजी बनाया गया है, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया गया है पूरी प्रोसीजर को इनकम टैक्स की। तो ये लोकसभा में अभी पेश किया गया, अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है, इस पर जांच की जाएगी, कुछ चेंज करना होगा तो चेंज किया जाएगा, और फाइनली फिर अगर लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है, प्रेसिडेंट के साइन मिल जाते हैं, तो ये देश में हो जाएगा लागू। लेकिन जब ये लागू हो जाएगा तो रिप्लेस किसको करेगा? ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, ये अभी तक चलता रहा है, अब 2025 का आया है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो कानून है टैक्स के उनको और ज्यादा सिंपल बनाना, और ज्यादा क्लियर करना, ट्रांसपेरेंट बनाना, है ना। जो आउटडेटेड और कॉम्प्लेक्स वोकैब्युलरी है उनको हटाना, इजी करना, चेंज करना। इसके अलावा बिल में जो बदलाव किए गए उनकी बात करें तो सारे तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी तक असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर वर्ड का यूज किया जाता था, है ना। जिसका टैक्स भरा जा रहा है वो असेसमेंट ईयर होता था और उसके पहले वाला साल होता था प्रीवियस ईयर। लेकिन अब इन दोनों ही शब्दावली को बदलकर कर दिया गया है टैक्स ईयर। क्या कर दिया गया? टैक्स ईयर। ओके, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुल 298 धाराएं देखने को मिलती। नए बिल में इनकी संख्या हो गई है 536। पुराने में 298, नए में है 536। शेड्यूल की संख्या 14 से बढ़ाकर हो गई है अब 16, जो पहले 14 थे। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, डिजिटल पूंजी को भी और ज्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया। तो कुछ चेंज हैं जो कि नए बिल में देखने को मिलेंगे। नया इनकम टैक्स बिल है 2025, इनकम टैक्स बिल 1961 को यह रिप्लेस करने वाला है। समझ में आ गया यहां तक? इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को और ज्यादा पावर दिए जाएंगे इस बिल के माध्यम से, ताकि टैक्स का कलेक्शन बढ़ाया जा सके, और टैक्स पेयर पर डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लाया जाएगा,
ताकि जो टैक्स चोरी होती है ना उसको कम किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो इस बिल में कुछ प्रावधान देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिप्लेस किसको करेगा? इनकम टैक्स बिल 1961 को। ओके, आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। तो आपके लिए देखिए लुसेंट जीके, आपको पता है हर एग्जाम में, सेंट्रल में इवन पूछा जाता है, स्टेट की एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप लुसेंट स्टैटिक जीके को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अलग अलग यहां पर अवेलेबल है। आपको लुसेंट का स्टैटिक जीके तो मिलेगा ही, साथ साथ काफी सारी इंफॉर्मेशन यहां पर एड ऑन की गई है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 99 रुपीज में, दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल है और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा देखिए हमारी जो करंट अफेयर की ईयरली बुक है वो आपको जो आपके नजदीकी आउटलेट है वहां पर मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर डिमांड करेंगे तो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी बहुत ही जल्दी। ओके, तो आप नजदीकी जो आउटलेट हैं, जो आपके बुक डिपो है, वहां से उस बुक को ले सकते हैं, हार्ड कॉपी को ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ईयरली करंट अफेयर शंखनाद बुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं आपके पास के जो बुक्स की शॉप है वहां से। इसके अलावा देखिए एक और चीज मैं आपको काफी समय से एक चीज बताना चाह रहा था, एक अपडेट है छोटा सा। काफी सारे टेलीग्राम चैनल हैं, इंस्टाग्राम पेजेस हैं जो कि हमारे कोर्सेस को, क्रेजी जीके ट्रिक के कोर्सेस को इलीगली सेल कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वहां से देखिए उनको सेल करना, वहां से जाकर आपको परचेस करना। हो सकता है आपको साइबर क्राइम में आप फंस सकते हैं, या फिर आपका देखिए बहुत सारे आपके साथ साइबर फ्रॉड भी वहां पर हो सकते हैं। तो वो आपको एक बहुत ज्यादा पैनिक कर सकती है चीज, है ना। और उसके लिए फिर देखिए क्रेजी जीके ट्रिक जिम्मेदार नहीं होता है। तो आप ऐसे पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस से या फिर कोई भी टेलीग्राम पेजेस से, तो वहां से कोई भी कंटेंट या कोई भी कोर्स परचेस करने की कोशिश ना करें। और वैसे भी देखिए आजकल सारे ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, वो बहुत ही अफोर्डेबल, है ना, प्राइस में आपको, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एजुकेशन देते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में उनके कोर्सेस होते हैं। तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि टेलीग्राम या ऐसे इलीगल तरीके से आप वहां पर जाकर कोर्स लें। और देखिए इलीगल तो है ही, इन फ्यूचर आप पर कोई प्रॉब्लम आ सकता है, आपको नंबर आपका वहां पर जो भी आप पे करेंगे या कुछ भी होता है, देखिए साइबर फ्रॉड के खतरे भी बढ़ते हैं। तो आप ऐसा कोई भी स्टेप ना उठाएं, ठीक है, लीगली आप आगे बढ़े। और देखिए एजुकेशन एक ऐसी चीज है जहां पर आपको इथिकली सही होना भी बहुत जरूरी है, मॉरल वैल्यूज होती है, वही आपको कहीं ना कहीं आगे चलकर सक्सेस भी दिलाती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। IIAS और DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 कहां आयोजित की गई? अच्छा, आंसर ले लेंगे पर लेकिन आपको ये दो बड़े कंफ्यूज करेंगे, भाई ये क्या है सर, दोनों ही समझ नहीं आ रहे। तो पहले आंसर ले लेते हैं, नई दिल्ली। पहले हम एक का मीनिंग समझ लेते हैं यहां पर। IIAS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, करता क्या ये समझिए, फिर सेकेंड के बारे में बताऊंगा। तो फिर उसकी कॉन्फ्रेंस आपको समझ में आएगी काम क्या करती है। देखिए एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में स्टडी पर केंद्रित काम करती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, कैसे सुधारा जा सकता है ना, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को कैसे सुधारा जा सकता है, करप्शन कैसे कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, इन्हीं सभी चीजों को लेकर स्टडी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। 1930 में स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, पहला ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, DARPG, ये इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस। भारत में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशंस के अंतर्गत यह संस्था काम करती है। इसका काम क्या है? भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का एक प्रमुख निकाय है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी जन शिकायतों का समाधान करना इसका काम है। अब इन दोनों ही संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है क्या? तो यह है एक वार्षिक सम्मेलन, इंडिया में पहली बार हो रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का वार्षिक सम्मेलन है जिसमें DARPG जो कि इंडिया की संस्था, ये भी इन्वॉल्व है। तो इसका नाम रख दिया गया है IIAS DARPG कॉन्फ्रेंस 2025। आयोजन ये दोनों संस्थाएं मिलकर कर रही है और एक वार्षिक सम्मेलन है।
इंडिया में पहली बार हो रहा है, ध्यान रखना। ओके, इसका है वैसे वार्षिक सम्मेलन, पर इंडिया की ये इंडिया में आयोजित हो रहा है तो ये संस्था यहां पर इंक्लूड हो गई, तो इसका पूरा नाम ये हो गया, है ना, IIASDARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 पहली बार इंडिया में हो रहा है। उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं, जब आप संस्थाओं के उद्देश्य समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है ना। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस से जो पॉलिसी मेकिंग है, उन पर नए नए जो इनोवेटिव आइडियाज है उन पर यहां पर चर्चा की जाती है। ठीक है, 10 से लेकर 14 फरवरी तक ये आयोजित हो चुका है, कल खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंपावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल, ये इसकी थीम है। आयोजन हुआ है इंडिया नई दिल्ली। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, 55 से ज्यादा देशों के जो रिसर्चर्स हैं, जो डेलीगेशन ग्रुप हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे सही किया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है, गवर्नेंस में कैसे सुधार किया जा सकता है, और पॉलिसी मेकिंग में इनोवेशन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है। तो ऑब्जेक्टिव है प्रशासनिक सुधार के लिए नई नई जो रणनीतियां होती है ना, उनकी खोज करना, नई नई बोल सकते हैं रणनीतियां बनाना, ताकि भाई प्रशासनिक सुधार किया जा सके, गवर्नेंस इनोवेशन और पॉलिसी इंप्रूवमेंट के लिए काम किया जा सके, इसको बढ़ावा दिया जा सके, पब्लिक सर्विस रिफॉर्म से जुड़े मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है। तो आयोजन कहां हुआ है कॉन्फ्रेंस का? आयोजन किया गया इंडिया नई दिल्ली में, 14 तारीख को यह कल खत्म हुआ है। जोथम नापत हाल ही में किस देश के पीएम बने हैं? तो जोथम नापत की बात करें तो ये नए पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए वानुआतू देश में। कहां पर? वानुआतू देश, यह है जोथम। तो जोथम नापत वानुआतू के नए पीएम के रूप में हाल ही में निर्विरोध चुने गए, मतलब इनके सामने किसी ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। अच्छा, देश कहां का है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में, साउथ पैसिफिक ओशन में मेलानेशिया का एक द्वीपी देश है, समुद्र में एक आइलैंड के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, शॉर्लेट सल्वाई ताबीमाम अभी तक ये पीएम थे वानुआतू के, और अब नए पीएम बने हैं वानुआतू के जोथम नापत। वानुआतू की कैपिटल है पोर्ट विला, यहां के प्रेसिडेंट के पद पर है निके निके वुरोबारावू, और अब नए पीएम बने हैं कौन? जोथम नापत। हाल ही में प्रकाशित द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाम से समझ में आ जाएगा किस पर लिखी गई बुक है, इजी समझ में आ जाएगा। यहां पर सावरकर की अगर हम बात करते हैं ना, वीडी सावरकर की यहां पर बात हो रही है, एक फ्रीडम फाइटर रहे, बहुत ही फेमस है। इनके जीवन पर, इनके जो सिद्धांत थे, है ना, उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में यह बुक है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट। इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है अरुण शौरी को। काफी फेमस राइटर हैं अरुण शौरी, काफी सारे न्यूज पेपर में भी इन्होंने काम किया है ना। तो अरुण शौरी की बुक है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स। विनायक दामोदर सावरकर की जो विचारधारा थी, है ना, उनका जो हिस्टोरिकल इफेक्ट है समाज पर, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। बुक किसकी है? अरुण शौरी की। ठीक है ना, अरुण शौरी की बात करें, बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट, राइटर, पॉलिटिशियन। पत्रकारिता में इंडियन एक्सप्रेस में इन्होंने काम किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर रहे। राजनीति की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 1998 से लेकर 2004 तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उसमें ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में काम कर चुके हैं, मिनिस्टर थे। अरुण शौरी की बुक है, इनको रेमन मैग्सेसे से अवार्ड दिया जा चुका है 1982 में, और पद्म भूषण इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था 1990 में। कुछ और बुक्स भी इनकी काफी फेमस है, जैसे सिम्टम्स ऑफ फासिज्म, द कमिश्नर ऑफ लॉस्ट कॉसेस, मिशनरीज इन इंडिया, कंटिन्यूटीज, चेंज और डिलेमास, द पार्लियामेंट्री सिस्टम, व्हाट वी हैव मेड ऑफ इट, व्हाट वी कैन मेक ऑफ इट। तो ये सारी बुक किसकी है? अरुण शौरी की है। ठीक है, तो हाल ही में इनकी जो नई बुक लॉन्च की गई है उसका नाम क्या है? वीडी सावरकर पर द न्यू आइकॉन
सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शौरी की बुक है। मित्र प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? मित्र प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है सेबी को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था है। 1988 में स्थापना हुई थी और 1992 में ऑफिशियली इसको अधिनियम के माध्यम से रेगुलेट किया गया था। तो सेबी का एक प्लेटफॉर्म है मित्र प्लेटफॉर्म, सेबी ने लॉन्च किया है। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड शेयर मार्केट को कंट्रोल या रेगुलेट करने वाली संस्था है। इसने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया मित्र प्लेटफॉर्म नाम का, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इससे होगा क्या कि बहुत सारे देखिए इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं म्यूचुअल फंड में, है ना, इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता उन्होंने कि म्यूचुअल फंड का कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है या कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है। तो जो इनएक्टिव म्यूचुअल फंड है या जो भूल गए म्यूचुअल फंड है, उनके निवेशों को ट्रैक करना और उन्हें पुनः प्राप्त करने में मदद मिलेगी हर इन्वेस्टर को। तो इसके लिए सेबी ने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया उसको नाम दिया मित्र प्लेटफॉर्म, सेबी का प्लेटफॉर्म है। हाल ही में हमर गाइडेड बम वेपन सिस्टम को भारत में बनाने के लिए बीईएल ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो हमर गाइडेड बम वेपन सिस्टम को भारत में बनाने के लिए बीईएल ने समझौता किया है सफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। ठीक है, फ्रांस की कंपनी है ये, इसके साथ समझौता हुआ है बीईएल का। हमर की बात करें, गाइडेड बम वेपन सिस्टम है, मतलब गाइडेड बम है, किसी भी विमान के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसे गिराया जा सकता है टारगेट पर। तो बीएल ने यह समझौता किया है फ्रांस की कंपनी सफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ। अब क्या होगा, ये जो कंपनी है ना, ये भारत को जो बम निर्माण की तकनीक है वो प्रोवाइड करेगी बीएल को इंडिया में। तो हमर को डेवलप किया जाएगा, गाइडेड बम है एक तरीके के। अब आपको पता है, एक तो 2025 डिफेंस ईयर के रूप में भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने घोषित किया है ना, तो सुधारों का वर्ष, डिफेंस में सुधारों का वर्ष घोषित किया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने। तो डिफेंस सेक्टर पर जो दूसरे देशों की निर्भरता है उसको कम करना, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, मजबूत करना, यह मुख्य उद्देश्य है कि भाई अब हमर का निर्माण इंडिया में किया जाएगा गाइडेड बम का। तो हमर वेपन सिस्टम या गाइडेड बम की बात करें तो सटीक और हाईली पावरफुल वेपन सिस्टम है जिसे एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है और कोई भी टारगेट पर इसको गिराया जा सकता है। इसकी अगर हम लेंथ देखें तो 3.1 मीटर इसकी लेंथ देखने को मिलती है, और इसकी अगर हम ऑपरेशनल रेंज देखें तो ये 70 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। तो सैफ्रॉन या सैफ्रॉन कंपनी के साथ बीएल का टाई अप हुआ है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, और अब इंडिया में बीएल इस बम या गाइडेड बम को बनाएगी, निर्मित करेगी। कंपनी कहां की है? अगर सैफ्रॉन की बात करें तो यह फ्रांस की कंपनी है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 132 साल पुरानी फोय सागर लेक का नाम बदलकर वरुण सागर रख दिया है। यह स्थल कहां स्थित है? तो 132 साल पुरानी एक लेक है फोय सागर लेक, इसका नाम बदलकर वरुण सागर रखा है राजस्थान सरकार ने, और यह राजस्थान में लेक देखने को मिलती है अजमेर में। कहां देखने को मिलती है? अजमेर, आंसर भी ठीक है। वैसे अजमेर में 2 प्लेसेस के यहां पर नाम बदले हैं राजस्थान सरकार ने। दोनों ब्रिटिश, जो जब हम ब्रिटिश कॉलोनी थे तो अंग्रेजों के नाम पर 2 प्लेस है, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल नामों को हटाकर जो इंडियन कल्चर है उसको स्थापित करने के लिए नाम काफी चेंज किए गए हैं पिछले कुछ समय में। तो उसी क्रम में आपको पता है पोर्ट ब्लेयर का भी नाम बदला गया था, अंडमान निकोबार की कैपिटल। क्या नाम रखा गया था पोर्ट ब्लेयर का? कमेंट में बताना नया नाम क्या है, ठीक है। तो उसी तरीके से राजस्थान सरकार ने भी अपने यहाँ के 2 प्लेसेस का नाम बदल दिया। एक तो देखिए फोय सागर लेक थी राजस्थान में है, मतलब 132 साल पुरानी, अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया वरुण सागर। और इसके अलावा 113 साल पुराना किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन है, इसका नाम बदलकर कर दिया गया महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, उनके नाम पर यह नाम है, ठीक है।
और वरुण भारतीय जो हम शास्त्र देखते हैं उनमें देवता है वरुण देव के रूप में, तो वरुण सागर नाम रखा गया है फोय सागर लेक का। और किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन जो कि अजमेर में है, इसका नाम बदलकर किया गया महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। ओके, तो ये नाम चेंज हुए हैं। फोय सागर अब वरुण सागर हो जाएगा। ब्रिटिश एक इंजीनियर थे मिस्टर फोय, इनके नाम पर था पहले, अब हो गया वरुण सागर। और किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन, ब्रिटेन के राजा थे किंग एडवर्ड, उनके नाम पर यह नाम था, किंग एडवर्ड सप्तम के नाम पर था, अब इसे बदलकर किया गया महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। समाज सुधारक, आर्य समाज के संस्थापक, इनके नाम पर। तो दोनों ही प्लेस अजमेर में हैं और जो नाम चेंज किए गए वो राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए। राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है उन पर नजर डाल ले हम, तो रणथंबोर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर राजस्थान, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, मुकुंद्र हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान, और केवलादेव नेशनल पार्क देखने को मिलता है राजस्थान में। तो ये चारों प्लेसेस कहां पर है? राजस्थान। आगे आएंगे, विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का तीसरा संस्करण कब शुरू हो रहा है? तो ये शुरू हो चुका है, कल ही शुरू हुआ है, 14 फरवरी 2025 को विमेंस प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण है। 2023 में इसका पहला संस्करण खेला गया, 2024 में दूसरा और 2025 में अब तीसरा संस्करण। 14 फरवरी को यह शुरू हुआ है विमेंस प्रीमियर लीग। देखिए, तीसरा संस्करण 14 फरवरी को शुरू हुआ। जो पहला मैच हुआ है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के मध्य में खेला गया। फाइनल मैच 15 मार्च को होगा, नेक्स्ट मंथ। यह होगा बेब्रोन स्टेडियम मुंबई में। विमेंस प्रीमियर लीग आयोजन कौन करवाता है? तो बीसीसीआई करवाती है। फर्स्ट एडिशन फर्स्ट एडिशन 2023 में आयोजित किया गया था मुंबई इंडियंस, और जो फाइनल था ना वो जीता था मुंबई इंडियन ने, और यहां पर रनर अप रही थी दिल्ली कैपिटल। ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन 2023 में खेला गया, विनर मुंबई इंडियन, रनर अप दिल्ली कैपिटल। सेकेंड एडिशन की बात करें 2024 में, विनर रही रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और रनर अप रही यहां पर दिल्ली कैपिटल। ठीक है, थर्ड एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड एडिशन अभी शुरू हुआ है, जिसमें 5 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है। जब भी रिजल्ट आएगा तब हम बात करेंगे कि कौन जीता। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत की लॉन्ग टर्म रैंकिंग जो कि 1993 से 2022 तक की है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? ठीक है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स से किस आधार पर तैयार किया जाता है? देखिए, दो तरीके की रैंक देता है। एक तो लॉन्ग टर्म रैंकिंग, ठीक है, एक देता है ये लॉन्ग टर्म रैंकिंग, ठीक है, एक देता है शॉर्ट टर्म रैंकिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म रैंकिंग में 1993 से 2022 तक। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये लॉन्ग टर्म रैंकिंग देता है ना, तो केवल टॉप 10 देशों की ही बात करता है, उसके आगे के नहीं देता है। लेकिन शॉर्ट टर्म रैंकिंग में जितनों को भी गिनता है उनको सबको रैंक देता है। तो 2022 तक के डेटा के अकॉर्डिंग जो इसका इंडेक्स आया है वो अब आया है 2025 में। इसमें डेटा 2022 तक का है जो सटीक डेटा है इसका। ठीक है, 2024-25 जो पूरा स्टडी करने के बाद ये रिपोर्ट देता है, तो 2023-24 को इसने ऐड नहीं करा, 2022 तक का डेटा दिया 25 में। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। अब जो लॉन्ग टर्म रैंकिंग है उसमें इंडिया को रैंक दी गई है 6th। कौन सी रैंक है? 6ठी रैंक है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। देखिए, कौन से देश में सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर आए हैं इसके आधार पर, और जो क्लाइमेट चेंज है उसके आधार पर किस देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितने ज्यादा लोग मरे, कितना ज्यादा नुकसान हुआ, जीडीपी को क्या नुकसान हुआ, इस आधार पर प्रीवियस डेटा को भी ये बताता है और आने वाले अनुमान भी बताता है कि आगे क्लाइमेट चेंज के कारण कौन से देश प्रभावित हो सकते हैं सबसे ज्यादा। तो इन सब के आधार पर पास्ट और फ्यूचर दोनों के प्रेडिक्शन बताता है। ठीक है, तो अभी जारी किया गया लॉन्ग टर्म रैंकिंग जो 1993 से 2022 तक की, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये 30 साल की रैंकिंग देता है लॉन्ग टर्म में। इसमें इंडिया को 6th रैंक पर रखा गया।
वहीं पर शॉर्ट टर्म रैंकिंग जो आई है 2022 तक की, अभी आई है 25 में लेकिन 22 तक की, इसमें इंडिया को 49th रैंक पर रखा गया। ठीक है, शॉर्ट टर्म रैंकिंग में यहां पर इंडिया के सुधार है। लॉन्ग टर्म रैंकिंग में हम थोड़ा सा डीप गए, क्योंकि पहले हम टॉप 10 में थे ही नहीं, मतलब अच्छा चल रहा था सब, लेकिन अब हम टॉप 10 में आ गए हैं भाई। शॉर्ट टर्म रैंक में हमारी रैंक पहले 7th थी, मतलब बहुत ज्यादा डिजास्टर आ रहे थे और आ सकते, लेकिन अब हमारी रैंक है 49, मतलब राहत की सांस लो, अभी आप डिजास्टर का जो खतरा है वो कम है, और कम डिजास्टर हुए हैं, प्राकृतिक आपदाएं कम आई है पिछले समय में, तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है ना। अब लॉन्ग टर्म में हम पहले नहीं थे, मतलब हमारा सब सही चल रहा था, अब हम टॉप 10 में आ गए हैं, मतलब डिजास्टर का खतरा ज्यादा है, आपदाओं का खतरा ज्यादा है हमारा, और पीछे भी आपदाएं हमने बहुत झेली। तो 30 वर्षों में 400 से ज्यादा घटनाएं हुई है नेचुरल डिजास्टर, 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए, और 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हमको नुकसान हुआ। यह बताया है 30 सालों के इस लॉन्ग टर्म रैंकिंग में। तो समझ में आ गया किस किस चीज को एड्रेस किया जाता है। जारी कौन करता है? जर्मन वॉच, एक जर्मन इन्वायरमेंटल थिंक टैंक है जो कि जारी करता है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को। ठीक है, 2006 से यह हर साल जारी किया जा रहा है, लेकिन 2022 के बाद इसे जारी नहीं किया गया। 2021 में आखिरी बार इसे निकाला गया था, तब 2019 तक का डेटा लिया गया था, और अब 2025 में निकाला गया तो इसमें 2022 तक का डेटा इंक्लूड किया गया। ठीक है, 1993 से 2022 के बीच में सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड कंट्रीज है उनकी बात करें तो पहले पे है डोमिनिका, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर है होंडुरास, और फोर्थ पर है म्यांमार, फिफ्थ पर है इटली, और सिक्स्थ पर आ गया इंडिया। टॉप 10 में इंडिया है सिक्स्थ पर, है ना। तो मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज इन 2022, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है पाकिस्तान, बाढ़ से प्रभावित हुआ था 21-22 में। सेकंड पर है बेलीज, और थर्ड पर है इटली। ये 3 देश है। एक रिपोर्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इसके अनुसार भारत को 2070 तक 24.7% जीडीपी का नुकसान हो सकता है डिजास्टर के कारण। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, केवल एक नोट था, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया। तो याद रखिएगा जो इंडेक्स है वहां पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों रैंक याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म जो रैंकिंग है उसमें हम 6th पर हैं, शॉर्ट टर्म में हम 49th पर हैं। तो यहां पर 15 फरवरी के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए, एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को यहां पर समझा है हमने। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 जनवरी मंथ के लिए कौन बने? कौन थे? जोमेल वॉरिकन। हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? तो इसे शुरू किया गया था कब? 13 फरवरी 2024। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया? तो कौन है ये? शिखर धवन। हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक आई एम के लेखक कौन है? तो ये लेखक हो जाते हैं गोपीचंद पी हिंदुजा। राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है कब? तो यह मनाया जाता है 13 फरवरी को। हाल ही में इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए कौन सी स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर विकसित किया है? तो यह है आइरिस। पहला रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा कहां पर? तो इसका आयोजन होगा नई दिल्ली। हाल ही में ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने हैं कॉन्स्टेंटाइन तसुलास। आगे, हाल ही में आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के कारण प्रतिबंधित की जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो बांग्लादेश की सोहेली अख्तर। हाल ही में क्लाउस योहानेस किस देश के प्रेसिडेंट के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया? तो यह है रोमानिया के प्रेसिडेंट जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन के हमने यहां पर रिवाइज किए हैं। अब हम चलेंगे लास्ट डे के जो क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनके आंसर पर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? तो ये की है कार्ल लैंडस्टीनर ने। पृथ्वी पर दिन और रात बनने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो है
है ना, वो दिन रात का कारण बनती है अपने अक्ष पर घूमना। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था और इसे कब लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, जिसे लॉन्च किया गया 19 अप्रैल 1975 को। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब हम चल रहे क्वेश्चन ऑफ द डे पर, आंसर कीजिएगा कमेंट में। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारत के संविधान में संघीय बजट से संबंधित है? और थर्ड, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।